राजनीति उलटफेर का खेल है। राजनीति में कई बार वैसा नहीं होता जैसा आम लोग सोच रहे होते हैं या जैसी चर्चाएं चल रही होती है। हमारा यह भी मानना है कि कई बार चर्चाएं ही एक खास रणनीति के तहत चलवा दी जाती है ताकि किसी खास लक्ष्य को पाया जा सके, किसी खास नतीजे तक पहुंचना आसान हो सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के मामले में भी भाजपा ने यही किया है। आज भूपेंद्र यादव से जुड़े सवालों और लोगों की जिज्ञासाओं का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। उन जिज्ञासाओं का जवाब जानने का प्रयास करते हैं जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली दरबार की राजनीति में पूछे जा रहे हैं। सवालों से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, सवाल है, भूपेंद्र यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ का मैदान क्यों छोड़ना पड़ा? वैसे इस सवाल के अंदर का असली सवाल तो ये है कि क्या भूपेंद्र को पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से वास्तव में लड़वाना चाह रही थी या उनके कंधों पर बंदूक रखकर बस कुछ जांचा परखा जा रहा था? और यह भी कि क्या भूपेंद्र यादव खुद हरियाणा में रुचि बढ़ा रहे थे या लोगों का अलवर से ध्यान हटाने के लिए राजनीति की अपनी लिखी स्क्रिप्ट पर ही आगे बढ़ रहे थे? अहम बात यह भी है कि भूपेंद्र का अलवर के मैदान में आना क्यों हुआ, और एक सवाल यह भी है कि जब अलवर के मैदान में आ ही गए हैं तो जीत किस तरह से संभव होगी भी या नहीं। इस राह में कितने फूल बिछे हैं और कितने कांटे हैं। अलवर से लोकसभा तक का सफ़र कितना आसान रहने वाला है, एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करते हैं। हम अपनी राय बता रहे हैं। अगर हमारे निष्कर्ष से आपकी असहमति है तो उसका भी स्वागत है। हमारा मानना है कि भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतारने का ताज़ा फैसला अचानक लिया गया फैसला है। उन्हें अलवर से लड़ाने का विचार तो काफ़ी पुराना है, लेकिन बीच में अलवर से अधिक उनके भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावना ने जोर पकड़ लिया था। फरवरी के प्रथम पखवाड़े से चीज़ें तेज़ी से बदलनी शुरू हुई और मार्च की शुरुआत होते ही भूपेंद्र यादव अलवर के उम्मीदवार हो गए। हालांकि यह सच है कि भाजपा ने उन्हें अलवर से चुनाव लड़वाने के लिए ही बाबा बालकनाथ को इस बार तिजारा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन राजस्थान विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद भूपेंद्र यादव ने अपने स्तर पर अलवर के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना भी तलाश करनी शुरू कर दी थी। विशेष परिस्थितियों में गुड़गांव लोकसभा सीट पर भी भूपेंद्र यादव की निगाहें टिकी हुई थी। भूपेंद्र यादव जहां व्यक्तिगत स्तर पर अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे थे, वहीं भाजपा का अपना सर्वे भी साथ चल रहा था। पार्टी ने भी भूपेंद्र यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनावी संभावना तलाशने की हरी झंडी दे दी हुई थी। यह पार्टी का नीतिगत निर्णय था कि राज्यसभा के कई सांसदों को इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाना है। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र की हरियाणा में सक्रियता एक खास रणनीति के तहत भी और आपात व्यवस्था के तहत भी बढ़ाई गई थी। आपात व्यवस्था को आप केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी से भी जोड़कर देख सकते हो। राव इंद्रजीत अगर भाजपा को अलविदा कहते तो भाजपा का अपना डैमेज कंट्रोल कार्यक्रम तैयार था। यह राव इंद्रजीत के पाला बदलने की स्थिति के लिए की गई व्यवस्था थी। ये राव इंद्रजीत को चुनावी मैदान से दूर रखने की कुछ भाजपाइयों की इच्छा पूरी करने के चलते की गई व्यवस्था भी थी। लेकिन 3 राज्यों में मिली जीत के बाद जहां राव इंद्रजीत सिंह की आक्रामकता गायब हो गई और राव पूरी तरह भाजपा के प्रति समर्पित सिपाही की भूमिका में आ गए, वहीं भाजपा फूंक फूंक कर कदम रखने में भरोसा कर रही है। भाजपा नहीं चाहती थी कि हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में अकारण इंद्रजीत जैसे बड़े नेता को नाराज किया जाए। पार्टी तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के सिर पर राव इंद्रजीत का हाथ है। उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। उनके अंडरस्टैंडिंग से, उनकी नाराजगी से पार्टी को 2-3 लोकसभा सीटों पर नुकसान की आशंका थी। हालांकि भाजपा में ही एक पक्ष मजबूती से आज भी यह बात कह रहा है कि राव को किनारे करके भाजपा और अधिक मजबूत हो सकती है, लेकिन मोदी का अपना स्टाइल है, उन्हें सबकी ताकत पता है। फरवरी के पूर्वार्ध में टॉप लीडरशिप के स्तर पर चीज़ें तेज़ी से बदली और बड़े नाम और जनाधार रखने वाले किसी भी नेता को नाराज न करने की नीति तय हुई। इसके बाद ही फरवरी के पहले सप्ताह से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी जिले के गांव माजरा पहुंचे। राव इंद्रजीत के लिए मूंछों का सवाल बन चुके एम्स का शिलान्यास किया। सार्वजनिक रूप से राव को मित्र बताकर एम्स का श्रेय दिया। मोदी का उस दिन का संबोधन ही पहला बड़ा संकेत था कि दक्षिण हरियाणा, विशेष रूप से अहिरवाल में भाजपा राव के भरोसे पर, राव के कंधों का सहारा लेकर राजनीति करेगी। लेकिन अभी कहानी में एक मोड़ फिर आता है। 16 फरवरी के ठीक 3 दिन बाद
भूपेंद्र यादव को हरियाणा की चुनाव समिति में शामिल कर लिया जाता है। फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तक को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता, जबकि भूपेंद्र सिंह का नाम सामने आ जाता है। इसके बाद लगभग अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि इस बार भूपेंद्र यादव हरियाणा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पीएम के संबोधन के बाद जब राव के गुड़गांव से ही चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई, तब भूपेंद्र यादव के गुड़गांव से लड़ने की दबी जुबान से चलाई जा रही चर्चाओं पर विराम लगा और उनके लिए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को सबसे सुरक्षित मान लिया गया। लेकिन राज की बात बाकी है। हमारा ये मानना है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप को छोड़कर एक बड़ा वर्ग 19 फरवरी तक भूपेंद्र यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से ही चुनाव लड़ाना तय कर चुका था। हरियाणा की चुनाव समिति में उनका नाम शामिल किया जाना ही इस बात का प्रमाण भी है। उनके पास तब तक टॉप लेवल से कोई संदेश नहीं पहुंचा था, इसी कारण भूपेंद्र यादव का नाम सूची में शामिल रहा। लेकिन बाद में सब कुछ तेजी से बदला। जब भूपेंद्र यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से लड़ाने की संभावना तलाशी जा रही थी, उसी समय भाजपा के कुछ लोग गुड़गांव से किसी गैर यादव को चुनाव लड़वाने की संभावना भी तलाश रहे थे। बाद में गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों ही सीटों से यादवों को मैदान में उतारने की संभावना पर भी मंथन हुआ, लेकिन इस प्रस्ताव पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। फरवरी के अंत में एक नई चर्चा यह भी चली कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जननायक जनता पार्टी को दी जा सकती है। इस बात में कितना दम है यह तो समय बताएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी कारण भूपेंद्र यादव को अलवर भेजने का निर्णय लिया गया। हालांकि जजपा के साथ अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही कुछ फैसला होने वाला है। अब तक हमने आपको उन सभी परिस्थितियों से अवगत करा दिया है जिनके चलते भूपेंद्र का अलवर जाना हुआ, लेकिन घालमेल के बीच निष्कर्ष छुपा हुआ सा लग रहा है। हम इसे थोड़ा खुलकर कहना चाहेंगे। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पूरी स्क्रिप्ट खुद भूपेंद्र सिंह की ही लिखी हुई थी, जिस पर मीडिया कर्मी आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए चाहते थे कि भूपेंद्र यादव भिवानी महेंद्रगढ़ के मैदान में उतरें, मगर भूपेंद्र चीज़ों को परख चुके थे। उनके चुनाव लड़ने की सूरत में पड़ने वाली विपरीत असर की संभावना को भी समझ चुके थे। पार्टी भी यह देख चुकी थी कि किस नेता की जीत की संभावना सबसे अधिक किस लोकसभा क्षेत्र से है। हम भूपेंद्र यादव की स्क्रिप्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यादव बहुत पहले ही अलवर से चुनाव लड़ने का शोर मचाते, दावा ठोक देते या सक्रियता बढ़ाते, तो विरोधियों के पास लामबंद होने का अधिक समय और तर्क होते, जबकि अचानक घोषणा से किसी को भी उनके विरोध में खड़ा होने का अधिक मौका नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ लोग उन्हें अब भी अलवर से बाहरी बता रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बाहरी नहीं बल्कि भारी मान रहे हैं। भाजपा की केंद्रीय राजनीति में भूपेंद्र यादव का बड़ा कद है। उन्हें इस बड़े कद का मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार होने का भी उन्हें लाभ मिलेगा। अलवर लोकसभा के जातीय समीकरणों का भी उन्हें लाभ मिलेगा। भाजपा का सर्वे भी उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ से अलवर लेकर आया है। भिवानी महेंद्रगढ़ के मैदान में उतरने के लिए अब चौधरी धर्मवीर सिंह, डॉक्टर सुधा यादव और जेपी दलाल सहित कई नेता प्रयासरत हैं, लेकिन हम अलवर की चर्चा पर ही आगे बढ़ते हैं। मोदी शाह के खास सिपह सालार को बहुत सोच समझकर ही अलवर भेजा गया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार मंत्री रहते हुए भी और इससे पूर्व भी भूपेंद्र यादव ने अलवर के गणित को अच्छे से समझा हुआ है। भूपेंद्र के अलवर के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना तब भी बढ़ गई थी जब भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में बाबा बालकनाथ सहित पुराने अलवर के किसी भी यादव विधायक को जगह नहीं दी गई। अब लोगों के बीच यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने पर अलवर से जीत कर जाने वाला चेहरा सामान्य सांसद नहीं रहेगा। इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। अलवर क्षेत्र में बड़े विकास कार्य होने की उम्मीद जागेगी। भूपेंद्र यादव का गणित अलवर में हल होता इसलिए दिख रहा है क्योंकि समीकरण उनके पक्ष में दिख रहे हैं। जो लोग उन्हें बाहरी कह रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भूपेंद्र का पूरा जीवन राजस्थान में ही गुजरा है, बचपन से लेकर युवावस्था तक। उनके पिता की जन्मस्थली भले ही हरियाणा में रही, लेकिन कर्मस्थली अजमेर ही रहा है। भूपेंद्र की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई राजस्थान में ही हुई है। राज्यसभा में भी उन्होंने राजस्थान का ही प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए बाहरी कहने वालों के तर्क अधिक दमदार नहीं रहेंगे। संगठन स्तर पर राजस्थान की राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत गहराई तक रही है। दोस्तों, हम जातिवाद को अपने शब्दकोश से दूर रखना चाहते हैं, मगर आपको समझाने के उद्देश्य से न चाहते हुए भी जातीय गणित समझाना पड़ता है। जातीय गणित आज की हकीकत है। सभी राजनीतिक दल टिकट देते समय भी इसका ध्यान रखते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से
अलवर सीट भूपेंद्र यादव के लिए फिट है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 3 से 3.5 लाख है, जबकि हिंदू मतदाताओं की आबादी 18 लाख से अधिक है। इनमें भी यादवों की बहुतायत है। अगर किसी स्तर पर चुनाव को धार्मिक रंग देकर ध्रुवीकरण का प्रयास हुआ भी तो इसका लाभ भूपेंद्र यादव को ही होगा। कांग्रेस यदि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ेगी, और अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम की बजाय यादव या अन्य जातिगत समीकरणों पर भरोसा करती है तो एक बड़ी संभावना यह भी रहेगी कि बसपा जैसी पार्टी किसी मजबूत मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारकर कांग्रेस का गणित बिगाड़ दे। हालांकि अभी तक केवल भाजपा का पहलवान ही मैदान में लंगर घुमाने के लिए उतरा हुआ है, इसलिए सही विश्लेषण करना जल्दबाजी है। हाँ, अधिक संभावना यही है कि भूपेंद्र यादव के लिए अलवर के रास्ते दिल्ली पहुंचने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर यादव मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है। इनमें बहरोड, तिजारा, किशनगढ़ बास व मुंडावर प्रमुख हैं। इसी गणित को ध्यान में रखकर ही भूपेंद्र यादव की अलवर पर पहले से निगाह थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि उन्होंने अलवर के विकास कार्यों में लंबे समय से काफ़ी रुचि दिखाई है। पिछले 10 वर्षों में उनके सांसद कोटे से लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य अलवर जिले में हुए हैं। कुछ समय पूर्व भूपेंद्र यादव कल्याण सभा के बुलावे पर रेवाड़ी आए थे और श्री कृष्ण भवन के लिए अपने एक खास मित्र से करोड़ों रुपए की सहयोग की घोषणा करवाई थी। रेवाड़ी जिला अलवर जिले की सीमा से सटा हुआ है। दोनों जिलों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। भूपेंद्र की रेवाड़ी जिले में पिछले महीने की गई यादव कल्याण सभा के लिए बड़े सहयोग की घोषणा का अलवर तक असर होना तय है। भूपेंद्र यादव की 2 बहनें भी अलवर शहर के शालीमार में रहती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र का अलवर से गहरा रिश्ता बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री और अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा और किशनगढ़ के पूर्व विधायक रामहेत सिंह सहित अलवर के कई भाजपा नेताओं से उनका व्यक्तिगत संबंध है। भूपेंद्र यादव की टीम मतदाताओं को यह बताना शुरू कर चुकी है कि अजमेर के सेंट पॉल स्कूल से पढ़ाई करने वाले भूपेंद्र यादव ने एक कुशल अधिवक्ता के रूप में राम मंदिर के लिए भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र यादव के लिए अलवर में किसी तरह की चुनौती ही नहीं है। उन्हें 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों को पार करने के बाद ही उनका दिल्ली पहुंचना संभव होगा। पहली चुनौती है पार्टी के नेताओं की गुटबाजी को दूर करके सबको अपने साथ जोड़ लेना, और दूसरी चुनौती है अलवर लोकसभा की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होना। अगर भूपेंद्र यादव ने पहली चुनौती का गणित हल कर लिया तो फिर दूसरी चुनौती की चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। मन से मेहनत करना और मेहनत करते हुए दिखाई देने में फर्क होता है। बाबा बालकनाथ जैसे पार्टी नेताओं की मेहनत से जुड़ी भूमिका समय तय करेगा। दोस्तों, हम जल्दी ही सीधे अलवर के मतदाताओं के बीच भी पहुंचने वाले हैं। उनकी भावनाओं से भी आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन पहले इंतजार करेंगे कांग्रेस व दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मैदान में आने का। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।